बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशविन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। तो नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत की तमाम कोशिशें कामयाब हो गई। हुकूमत की तरफ से जो पिछले एक महीने से कोशिश की जा रही थी कि आईनी तरामीम को पास कराया जाए, बड़ी मेल मुलाकातों और डायलॉग्स के बाद ये कोशिश हमें कामयाब होती हुई नजर आई। अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के उनके रोल की बात करें तो उनकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई और उन्होंने बड़ा मुसालहती किरदार भी अदा किया। मौलाना साहब की तरफ से भी एक जो स्ट्रेटेजी सामने आई, जो तजावीज़ पेश की गई हुकूमत की तरफ से, वो बिलाखिर इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनाकर पास करा ली गई हैं। अगर हम ओपोजिशन की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर यही कहा गया है कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इन तरामीम को नहीं मानते। ओपोजिशन की तरफ से बात भी की गई थी कि हुकूमत को इन तरामीम में नाकामी का सामना रहेगा। हुकूमत की तरफ से जो तरामीम पेश की जा रही है उनके साथ अरकान ही उनके हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम तर दावे झूठे साबित हुए और हुकूमत को कामयाबी रही। लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस की तैनाती की बात करें तो चीफ जस्टिस की तैनाती का मसला बड़ा बार बार उठाया जा रहा था। अब ये मामला यहाँ पे खत्म हुआ है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके 12 अरकान होंगे और वो फिर जाकर 12 अरकान आपस में मुशावरत करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम तर मामलात हैं और 26वीं आईनी तरमीम का जो मसला था वो तो हल हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी और ऑपोजिशन की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। तो जनाब, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर पोखल साहब, और माहिर कानून है मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा अली गौहर साहब आपसे। हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर बड़ी ये काविश भी हमने देखी आईनी तरमीम को पास कराने में, आखिरकार हुकूमत तो कामयाब हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस की तैनाती का जो मामला था वो बड़ा जेर बहस रहा है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें जरा बता दें, क्योंकि ये अब बात फैलना शुरू हो गई कि अगर हुकूमत को अददी अक्सरियत मिलती है, इसमें भी नून लीग की सीट्स को भी अगर हम मिला लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और MQM को भी मिला लें, तो फिर अक्सरियत तो मिलेगी और बात तो फिर वही हो जाएगी जो आईनी अदालत को लेकर थी। तो फिर हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की कैसे ये कोलैबोरेशन होगी? देखें, पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से ख़ास तौर पर एक अरसा दराज से एक पाकिस्तान एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ा हुआ था और ख़ास तौर पर आपने देखा कि अदालतों में भी एक तकसीम वाज़े नज़र आती थी और जिस तरह से मामलात अदालतों में रुके हुए और स्टे ऑर्डर और इस किस्म के इशूज़ थे, तो जाहिर है कि ये एक अरसा दराज से मसला था कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की जाए, कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाए जिससे हमारे आईनी और कानूनी मामलात हैं वो स्मूथ हो जाए और लोगों के 20-20 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए पेंडिंग केसेस जो हैं वो भी स्पीड अप हो जाएं और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1973 का आइन है उसकी रूह के ऐन करीब ये अमेंडमेंट है और ख़ास तौर पर ये कोई मतलब है ये नहीं है जिस तरह से कि एक खास मकतबा फिक्र की तरफ से एक तासुर दिया जाता है कि शायद ये काम उजलत में हो। उजलत में हरगिज नहीं हुआ। जिस तरह मिसाके जमहूरियत में भी ये शिक थी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होनी चाहिए। अब हम उसको आईनी अदालत कह लें, आईनी बेंच कह रहे या जो भी इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो भी आपने देखा कि वो भी मतलब है कि इस शिक का हिस्सा था, इस अमेंडमेंट का हिस्सा था, वो भी पाया तकमील को पहुंचा है। और इसके साथ साथ जो है जहां तक चीफ जस्टिस साहब का है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अमेंडमेंट में बना दी गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के लिए भी सीनियरिटी को बेस नहीं रखा गया, यहाँ पर भी सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं उनके पैनल में से किसी एक का चुनाव होगा और वो भी पार्लिमानी कमेटी करेगी। तो उसमें जाहिर है बात अक्सरियत या अक़लियत की नहीं है, बात तो है पार्लिमान की सुप्रीमेसी की। और जाहिर है कि जो भी कमेटी के अरकान होंगे वो कुछ पार्लिमान से होंगे या जो भी उसमें अमेंडमेंट में तय पाया है
वो उसमें जो है वो उन जितने भी सीनियर जजेस होंगे उनमें से जिस पर ज्यादा लोग मुत्तफिक होंगे जिस नाम के ऊपर, तो वो चीफ जस्टिस के फराइज अंजाम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं है। बहरहाल मुखालफत बराए मुखालफत में जिला वजह। अच्छा अली गौहर साहब, बड़े चैलेंजेस दरपेश थे हुकूमत को नंबर गेम को लेकर या फिर मौलाना साहब को मनाने के लिए, लेकिन इस तमाम तरह सूरत हाल में हम ये भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लाने में कामयाब नहीं हुए। वहां पर आप इत्तेफाकी राय क्यों ना डेवलप कर सकें? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए बात ये है कि मादरत के साथ जिस तरह से कि उनका सियासी वतीरा है वो सियासत वाला नहीं है। जिस तरह से कि फिर 9 मई के वाकयात का हमें जिक्र करना पड़ता है, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर केपी के किस किस्म के वो हुकूमती मशीनरी के साथ इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर बार बार हमला आवर होते रहे, जिस किस्म की वो जुबान का इस्तेमाल करते रहे, जिस किस्म का उन्होंने इंतशार की सियासत, आज से नहीं 13 के धरनों से लेकर जब चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट जो इन लोगों की वजह से डिले हुआ, जिस तरह इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाएगी, जिस तरह से धरनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदेगी, पीटीवी पर हमला, इस्लामाबाद के रेडियो स्टेशन को आग लगा देना, तो ये बेशुमार मतलब आपके प्रोग्राम में उन वाकयात का अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक खुश आइन बात है कि बहरहाल मौलाना साहब तो उनसे ऑन बोर्ड थे, हमें तो यही एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि इन्होंने अल्टीमेटली इनकार ही करना है। अगर ये इन चीजों में शामिल हो जाते, हालांकि ये उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा रहे जिन्होंने असेंबली के अंदर जिसकी मीटिंग्स होती रही, लेकिन वहां पर इन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी, और चूंकि इनका वतीरा ही यही था कि सिर्फ हमने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है और इस पर सियासत करनी है, तो वो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मौलाना साहब तो उनके साथ ऑन बोर्ड रहे। और मैं अली गौहर साहब, वुकला बेंचेस से क्या आवाज आ रही है? जी ये बताऊंगा जी, वुकला बेंचेस से क्या आवाज आ रही है? अमजद शाह से हम बात कर लेते हैं। अमजद साहब, 26वीं आईनी तरामीम तो पास हो गई हैं, आप लोग खुश हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर आप तस्लीम करते हैं इन अमेंडमेंट्स को? देखें, ये पार्लिमान का अख्तियार है कि वो कोई भी अमेंडमेंट्स आइन बनाएं, आइन में अमेंडमेंट करें, कानून बनाएं, कानून में अमेंडमेंट करें, ये तो उनका अख्तियार है। हमारा सिर्फ इस हद तक है कि हमने कोशिश की कि अपनी सजेशंस दें कि बेहतर से बेहतर किस्म की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जहां तक जजेस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, या आर्टिकल 209 के हवाले से जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उनकी हद तक तो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है और इसको हम खुशाइन समझते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट आई है, हमारी सजेशन ये थी कि ये अमेंडमेंट ना की जाए। इस अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कैरी ऑन कर दिया जब तक कि नया कोई इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर जो है वो नहीं बनाए जाए। तो ये आगे जाके डिस्प्यूट बनाएगा, ये वाला जो इन्होंने सेक्शन, इसमें आर्टिकल 215 में जो अमेंडमेंट, ठीक है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और चीफ जस्टिस के हवाले से जो बात है कि 3 जो का पैनल बनाया जाएगा, ये आइडिया बेसिकली मंसूर अली शाह साहब के का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने ये आइडिया दिया था पहली दफा जब हमारे जुडिशियल कमीशन के रूल्स बनाए जा रहे हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने पहले की। मैडम आलिया नीलम की जो अपॉइंटमेंट हुई थी पंजाब हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस, तो उसमें उन्होंने पैनल बना दी थी। अब इसी पैनल को सुप्रीम आइन में डाल दिया गया। तो बेसिकली ये मंसूर अली शाह साहब का था, उनका ये, वो इसे कहते थे कि सीनियरिटी कम फिटनेस, कॉम्पिटेंसी नहीं फिटनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि सीनियरिटी कम फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार जिसको आप दे रहे हैं, हो सकता है वो एज अ जज बहुत कॉम्पिटेंट हो, लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छा ना हो। तो 3 का पैनल हो। ठीक है अमजद शाह साहब, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आमिर मुगल साहब को भी हम जरा बात कर लेते हैं। आमिर साहब, ये अमेंडमेंट्स तो हो गई हैं पास, आपके जितने भी दावे किए जा रहे थे वो तो सारे फेल हो गए। आपकी तरफ से बातें की जा रही थी कि 7 अरकान ऐसे हैं जो हुकूमत के लोग हैं, लेकिन वो इस आईनी तरामीम के हक में वोट नहीं देंगे। आपकी तरफ से जितनी भी बातें की गई वो तो सारी झूठ साबित हो गई, अक्सरियत से ये तरामीम पास हो गई। जी
मैं आपको जरा महा आसान सी जुबान में समझाता हूँ। ये इस तरह हुआ कि पहले मैंने किसी के मकान पे कब्जा किया बंदूक की नोक पे, और जब मैंने अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया किसी माफिया की मदद से खुलेआम सरेआम, उसके बाद मैंने शहर के तहसीलदार पटवारी गदावर साहब को बुलाया और एक जाली रजिस्ट्री भी करवा लिया, वो भी बंदूक की नोक पे। तो ये आईनी तरमीम भी ऐसे ही हुई हैं। आप नून लीग के एमएनएज की बात करते हैं, अगलों ने हमारे एमएनए उठा लिए। आप बताएं, हमारे चले छोड़े एक मिनट के लिए, उन्होंने बीएनपी मेंगल के अख्तर मेंगल के उठा लिए। क्या सेनेटर नसीमा एहसान क्या बता रही थी अगवा होने से पहले सेनेट में कि उनके साथ क्या किया जा रहा है? ज़रका तैमूर क्या बता रही थी कि उनके बेटे को किसने अगवा किया है? और क्या नाम है उसका, एक और हमारे एमएनए है शफकत अब्बास अवान साहब, उनके साथ क्या किया गया है? आदिल खान बाज़ई कोयटा, उनके साथ क्या किया गया है? तो ये आप इसको इतना आसान ना समझें कि ये कोई बड़े कोई आईनी तरीके से तरामीम हुई हैं। ये गैर आईनी तरामीम है और गैर आईनी तरीके से की गई हैं। और ये आप ज़हन में रखिए कि इनकी कोई बहुत लंबी मुद्दत नहीं होगी, ये जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। और इनका मकसद सिर्फ एक है। मैं अपने मोहतरम भाई जो अमजद शाह साहब ने अभी कहा है कि ये कोई ब्रेन चाइल्ड था मंसूर अली शाह साहब का, तो भाई मोहतरम ये जो नून लीग का या एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, ये मंसूर अली शाह साहब के कंधों पे मत रखें। मंसूर अली शाह साहब को तो हटाने के लिए तो ये तरमीम की गई हैं ताकि, और ख्वाजा आसिफ ने तो ये पहले से बता दिया था राना सनाउल्लाह ने कि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो हमारा इलेक्शन खतरे में है। सारी दुनिया को पता है ये कैसे इलेक्शन हमारा लूट के आए हुए हैं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीद करने की कोशिश की है। और ये बातें बजाएं, लेकिन आप ये तो माने ना कि हुकूमत की कामयाबी है, हुकूमत की तरफ से आईनी तरामीम को पास करा दिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गद्दारी की हम उन्हें असेंबली से बाहर निकालेंगे। पीटीआई के सेनेटर्स ने सेनेट में तो वोट कास्ट किया नहीं, असेंबली में जो वोट हुआ है वो आजाद अरकान थे। कौन इनकार कर रहे हैं जी? भाई बंदूक की नोक पे आप हमारे मेंबरान की माएँ उठाएं, उनकी बहनें उठाएं, उनके बच्चे उठाएं, उनके वालिदैन उठाएं, उन्हें अगवा करें, प्लासों से उनका जिस्म नोचे, उनके वालिदैन को आप लाइव दिखाएं और उसके बाद आपके वो कामयाब होगी है। तो उसमें मैं नून लीग और ये पूरी रजीम के साथ महा इकबाल आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। अगर इसको आप आईनी तरमीम कहते हैं और आईनी तरीके से कहते हैं तो फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा आइन है, कौन सी इख्लाकियात है? आमिर साहब, अलीगौर से हम यही पूछेंगे कि क्यों इगवा किया गया है, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाकर आप लोगों ने ये आईनी तरमीम को पास कराया? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अलीगौर साहब, आमिर गोगर साहब तो ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि हुकूमत ने ये वाली हरकतें की हैं कि हमारे कारकुनान को इगवा किया गया है, फैमिलीज को यरगमाल किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब आप इस बयान को कैसे डिनाई करेंगे या फिर कुछ वजाहत देंगे, क्योंकि बार बार ये इल्जाम तराशी की जा रही है? इनके सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया है कि आपने आखिर में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इल्जाम तराशी की जा रही है। इल्जाम लगाना बड़ा आसान बात है और उस पर तो खैर बहस नहीं की जा सकती, लेकिन देखना यह है कि इन इल्जामात में किस हद तक हकीकत है, किस हद तक सदाकत है, वो वक्त खुद ब खुद बता देगा कि इसमें क्या है। अगर किसी के प्लास के साथ नाखून खींचे गए हैं और इतना तशद्दुद किया गया है तो वो दायरे एक दिन में तो नहीं मिट जाएगा। वो लोग सामने मीडिया पर आ जाएंगे कि इनके नाखून खींचे गए, नाखून इनके ऊपर लगे हुए, इनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया है। जरका साहिबा की बात हो रही थी कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया, वो भी किस्सा सामने आ जाएगा कि उनको अगवा किया गया या नहीं किया गया। असल हकीकत ये है कि जिस तरह से इस पार्टी में बेशुमार वो लोग भी हैं जो जमहूरियत पसंद भी हैं और जो मतलब है कि अमन की सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहते, लेकिन किसी न किसी वजह से इनकी पार्टी से अटैच थे। अब जब किसी आईनी या कानून साजी के लिए वो अपना आजादाना वोट देना चाहते हैं तो ये उसको अगवा का नाम दे देते हैं और दूसरे लफ्जों में उनको ये कभी गद्दार भी बोलना कह देते हैं और सोशल मीडिया पर उनको गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये दौरे में आ रहे हैं। बहरहाल 63A का जो कानून था जिसमें खास तौर पर कानून साजी की गई और वो आपने देखा कि अदालतों के जरिए उसको मतलब आइन को दोबारा लिखा गया था और उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं थी। अगर इनके लिए
अदालतों के जरिए ऐसे फैसले आ जाएं जिसमें आइन को भी तोड़ दिया जाए, जिस तरह से कि मखसूस सीट्स का है, जिसमें 2 मोहतरम जजेस ने यह भी कहा कि अगर उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए तो आइन की फलां दफात जो है वो मुअत्तल करनी पड़ेंगी। इनको वो आइन मुअत्तल करना मंजूर है, लेकिन ठीक है अली गौहर साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इल्जाम तराशी से हटकर कोई सबूत पेश करें तो फिर बात मानी जाए। आमिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग उठा लिए गए, लेकिन हम देखते हैं कि जैन कुरैशी भी सामने आ गए हैं, जरका तैमूर भी सामने आ गई हैं। उनकी तरफ से जो वीडियो पैगाम सामने, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम खुद से रूपोशी हमने इख्तियार की थी, लेकिन आप बार बार उन्हें गद्दार कह रहे हैं। दूसरी तरफ फैसल वावड़ा को अगर हम देखें, फैसल वावड़ा कह रहे हैं कि पीटीआई पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। कुछ इस बारे में हमें भी बता दीजिए, कौन से लोग हैं जो आपसे अलग होने जा रहे हैं? अच्छा जी, बड़े सादे हैं मोहतरम अली गौहर बलोच साहब, और मैं दुआ करता हूं कि कभी इनका ज़मीर भी इस तरह ना जागे जिस तरह के अभी जो तहरीक इंसाफ के लोगों का और बीएनपी मेंगल के लोगों का ज़मीर जगाया गया है। अल्लाह ना करे कभी आपकी ये नौबत आए कि आपका ज़मीर भी इसी तरीके से जगाया जाए। वो मुझे बात याद आ गई मौलाना फजल रहमान की, कि एक दफ़ा उनसे किसी ने कहा मुशर्रफ दौर में कि ये लोग ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा चेक करो, ये ज़मीर की आवाज़ पे नहीं, जनरल ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं। उस वक्त वो डीजीसी थे। तो बात ये है कि ये जो जिसको आप ज़मीर कह रहे हैं, अली गौहर बलोच साहब चेक कर लें कहीं किसी जनरल ज़मीर की आवाज़ पे ये वोट ना दे रहे हो। देखें, आप कहते हैं सबूत दे, क्या जरका तैमूर ने पहले खुद बयान नहीं दिया कि मेरा बेटा मिसिंग है और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी दुआ करें, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगी? क्या साहिवाल से जो तहरीक इंसाफ के मुहर्रिफ MNA हैं उस्मान, उन्होंने उनका बयान आपने नहीं देखा था? वो कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं कभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, फिर वो गायब हो गए। क्या आपने अख्तर आमिर साहब, बात तो ये हो रही थी ना कि ये लोग वोट कास्ट करेंगे, लेकिन वोट दोनों ने नहीं कास्ट किया। देखें मेरी बात, मेरी बहन, देखें, आप किसी को मौत दिखा के बुखार पे राजी करते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने मौत दिखाई, बुखार पे राजी हो गए, उनके बंदे अख्तर मेंगल से पूरे हो गए। इनको तो रिजर्व में रखा हुआ था, फैसल सलीम को और जरका तैमूर को। जिस तरह हमारे उन्होंने 5 MNA जो अगवा करके कौमी असम्बली में लाए और 4 पीछे रिजर्व में रखे हुए थे। तो इतनी सादी आप भी ना बने और इतने सादे अली गौहर बलोच साहब भी ना बने। जिस तरीके से आईनी तरमीम की गई है, जिस तरीके से आइन के साथ बलात्कार किया गया है, जिस तरीके से आइन के साथ दिन दिहाड़े, देखें इन्होंने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट लूटा, दिन दिहाड़े इन्होंने अवाम के मैंडेट को फतह कर लिया वक्ती तौर पे। अब इन्होंने कल 20 सितंबर को आइन को फतह किया और बाकिया ठीक है। अमजद शाह साहब, वज़ीर आज़म गेट नंबर 4 की गंदी नाली तो हमारे इधर रावलपिंडी में वो बैठे हुए होते हैं उधर। ठीक है अमजद शाह साहब, वज़ीर आज़म की बजाय अब 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो चीफ जस्टिस का तयन करेगी। अब आपको नहीं लगता कि ये मामला मज़ीद शफाफियत की तरफ जाएगा? सुने सर, सुने, आपको फैसल वावड़ा की आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। जी जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, आप फैसल वावड़ा की वो पेशेंट को याद नहीं जिसमें उसने कहा था तहरीक साहब को टिकट लेने वाला बंदा ही नहीं मिलेगा? आपको फैसल वावड़ा की वो पेशेंट को याद नहीं कि जिसमें उसने कहा कि तहरीक साहब जो मर्जी करे कोई सीट नहीं जीत सकती? तो क्या बना उसकी इन पेशेंट गोइयों का? ये तो आप ऐसे कह रही हैं कि मैंने 4 बंदे साथ लेके किसी को अगवा करना है तो मैं पहले ही पेशेंट गोई कर दूं कि भाई ये तो आज शाम 6 के बाद ये बंदा नहीं होगा इधर, और फिर आप तालियां बजाना शुरू कर दें सारे केस से। तो पहले ही पेशेंट गोई कर दी थी। आपका जो मेन कंसर्न था वो था आईनी अदालत। आईनी अदालत तो बनी नहीं, आईनी बेंच की तरफ ये लोग गए हैं। तो फिर आप ये देखें ना, ये लोग तो कह रहे हैं कि अवामी फायदे के लिए हम ये सारी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को तो साथ देना चाहिए था, अगर कुछ तजवीज़ थी वो पेश करते, ना कि बाइकआउट करते। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, बात मैंने आपको शुरू में क्या मिसाल दी, वो भाई हमारे मकान पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, बजोरे बंदूक हमारे मैंडेट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इनके पास मैंडेट ही नहीं है आईनी तरमीम लाने का। ये किस तरह ला सकते हैं? 17 सीटें हैं नून लीग के पास। इलेक्शन आज खुले, कल खुले, परसों खुले, इलेक्शन खुलेगा। जिस वक्त इलेक्शन खुलेगा तो ये तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। ये तो नाजायज हुकूमत है। सबसे पहले तो उनके पास मैंडेट ही नहीं ये आईनी तरमीम लाने का। दूसरी तरफ आप आ जाएं, इसमें कौन सा अवामी मफाद है जी?
अगर काजी फाइजी साहब सीनियरिटी की बेस पे चीफ जस्टिस बन सकता है, अगर मियां साकिब निसार बन सकता है, अगर उमर अता बंदयाल बन सकता है, अगर जस्टिस गुलजार बन सकता है, तो मंसूर अली शाह ने कौन सा जुर्म किया हुआ था जी कि वो नहीं बन सकता? असल में मंसूर अली शाह से इनको खतरा ये था कि ये कहीं इलेक्शन ना खोल दे, ये चूंकि वो इनसे मैनेज नहीं हुए तो उन्होंने उनकी खतराएं बता दिया। आमिर साहब की तजावीज़ आपने सामने रखनी थी ना, हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अमजद शाह साहब, वज़ीर आज़म की बजाय अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जो कि चीफ जस्टिस के तयन करेगी। अब आपको क्या लगता है कि ये मामला मजीद शफाफियत की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले फर्द वाहिद की बजाय अब 12 अरकान होंगे जो इस काम में अपने फराइज़ अंजाम देंगे? क्लैरिटी होगी कुछ सूरत हाल में? आदमी के पास अख्तियार होना और एक कमेटी के पास अख्तियार होने में हम कह सकते हैं कि शफाफियत निस्बतन एक आदमी के ज्यादा होगी, तो उसमें मशावरत शामिल होगी, उसमें लोग अगर जो कमेटी में लोग बैठे हैं वो अपनी इनपुट देंगे तो वो यकीनन बेहतर होगा निस्बतन ये कि किसी एक ही आदमी के पास अख्तियार हो। जी ठीक है। अली गौहर साहब, फैसल वाबडा की तरफ से ये बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि अभी आईनी तरमीम मजीद भी आएंगी, तरमीम पर तरमीम हम लाने जा रहे हैं जो कि उन पर कामयाबी भी हासिल होगी। तो क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आईनी तरमीम रह गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मौलाना साहब की तजावीज़ को माना गया है, तो वो अब आईनी तरमीम दोबारा लाई जा सकती हैं? देखिए, बात यह है कि पहले मैं बात कर रहा था, फिर आपने काट दिया और मुख्तसर टाइम दिया। मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो तो बिल्कुल वाडा साहब ठीक कह रहे हैं। जाहिर है कि पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी करना है, और कानून साजी करना भी उनका काम है, आइन में अमेंडमेंट्स करना भी पार्लिमान का काम है, और पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करना बाकी इदारों का भी। आइन हमारा जो है उसकी असल रूह यही है कि जो बाकी इदारे हैं, एक तो हर इदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करे, इवन पार्लिमान भी, और दूसरा ये है कि पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे होते हैं जो एक मैंडेट लेकर आते हैं इस चीज़ का, और उनका असल काम भी यही है। मैं सिर्फ आपकी वसातत से ये थोड़ा सा आईना जरूर दिखाऊंगा कि बड़े आइन के और जमहूरियत के दावे किए जाते हैं। ये आइन और जमहूरियत के दावे करने वाले बताएं कि ये जब आरटीएस सिस्टम के जरिए इनकी हुकूमत बनाई गई थी और जहाज भर के लोग इनके झोलियों में डाले जाते थे, तो उस वक्त तो ये बगले बजाते थे और इनका सो कॉल्ड लीडर कहता था कि वो फलां विकेट हमने गिरा दी। उस वक्त वो क्रिकेट लैंग्वेज यूज करता था कि फलां विकेट गिरा दी, जब किसी को लोटा बनाता था तो, और सीने पे हाथ रख के कहता था कि जनाब फलां विकेट हमने गिरा दी, जलसों में कहते थे। कुछ बंदे में मतलब एथिक्स होते हैं, और खुद ये कहता था कि मेरे इजलास के अंदर लोगों को भेजा जाता है, मेरे इजलास के अंदर लोगों को भेजा जाता है। आज भी वो बार बार उसकी एक ही तकरीर है कि खुदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे और मुझे फिर दोबारा किसी चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत करे, वरना मैं तो फिर फार्म 47 और 45 के गीत तराने गाता रहूं। तो खुदारा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बात करने से पहले और इल्जाम लगाने से पहले। आप बात कर रहे हैं जस्टिस बंदयाल की, वो जस्टिस बंदयाल जिसने कभी 3 लोगों एक मखसूस बेंच बनाया हुआ था, जारादारी थी और उसी के जरिए हर फैसला करवाया जाता था। ठीक है अली साहब, इस बात पर स्टांस आपका आगे, इसी बात को हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पॉइंट से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर मुगल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अली गौहर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आप आइन और जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन आप वो दिन भूल गए जब जहांगीर तरीन के जहाज भर भर कर आते थे और आप लोग रोजाना ये ऐलान करते थे कि आज हमने फलां बंदे की विकेट गिरा दी और आज हमने फलां बंदे की विकेट गिरा दी। अगर यही काम आज हुकूमत कर रही है तो फिर आपको क्या मसला है? अभी एक मिनट, आपने बात किया कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, मैं अपनी बात में 1 मिनट डोगर साहब जी करें बात करें जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जस्टिस बंदयाल का वक्त ले ले, 1, 2, 3 रुकनी बेंच बनाया हुआ था, हर बेंच से अपना मनपसंद फैसला लेने के जरिए के लिए तमाम सीनियर जजेस को उन्होंने खुदे लाइन लगाया हुआ था और उन पर कोई केस नहीं जाना चाहते थे।
साकिब निसार का इस मुल्क में जो किरदार रहा वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से फैसले किए जाते थे, जिस तरह से JITs बनाई जाती थी, जिस तरह से उसके जरिए एक आमरीयत मुसल्लत की गई थी और जिस तरह से कंट्रोल किया जाता था, वो कौन था? यही जिसके खिलाफ आज ये बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको लगाने वाला कौन था? यही जो नैब का साबका चेयरमैन थे, जिसको एक खातून के जरिए ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो दिखाकर ये अपनी मर्जी के बंदों को, लोगों को जेल में बंद करवाते थे और पहले मीडिया पे ऐलान किया करते थे कि फलां बंदा कल जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा और उसकी बकायदा ये मीडिया टॉक किया करते थे। भाई गिरफ्तार तो नैब ने करना है, आपको कैसे ख्वाब आ गया कि इतने दिन के बाद वो बंदा गिरफ्तार हो जाएगा और हो जाएगा? उस वक्त अपने सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर जजों के जरिए सहूलतकारी, आज भी आप देख लें कि अगर ये तरमीम नहीं आती तो किस तरह से अब भी एक सहूलतकारी है ना कि आइन को दोबारा लिख दिया गया। 2 जजेस कह रहे हैं अगरचे वकलियत में, लेकिन उन्होंने आइन की शिक्के भी वादे कर दी। अमजद शाह साहब से पूछ ले, वो उसकी वजाहत भी कर देंगे कि फलां शिक के तहत आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, आइन की फलां शिक को, अगर इस अक्सरियती फैसले को अमल दरामद करता है। तो अगर आपको आइन ने इख्तियार दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आइन के बरअक्स फैसले कर दें, वो चीजें लिख दें जो आइन में नहीं। आइन तो कहता है कि भाई 3 दिन है हर मेंबर के पास पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि एक तो टाइम भी आपसे होगा और दूसरा 15 दिन हम देते हैं। भाई आप अपनी जेब से कैसे टाइम दे सकते हैं, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई पार्लियामान प्राइम मिनिस्टर हो। अली गौहर साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठा दिए। आमिर साहब से इसी पर ये बात कर लेते हैं। आमिर साहब, बड़े क्वेश्चंस उठाए गए हैं अली गौहर साहब की तरफ से, वो उन्होंने तो आपके अपनी दौरे हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए हैं, जवाब दे दीजिए जरा। मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन जिनको आप बड़े वैलिड बातें कह रही हैं, मेरे ख्याल में तो सारी इनवैलिड बातें की हैं। मैं सिलसिलावार इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। मोहतरम अली और बलोच साहब ने कहा जी कि RTS बिठा के हमें जितवाया गया। ये RTS तो शायद बिठाया गया हो, लेकिन इसका फायदा जो है वो नून लीग को हुआ है और बाकी जमातों को। हमारी कोई 180 के करीब सीटें थी जिनको RTS बिठा के 155 किया गया। उसका सबूत यह है कि आप हमारी 15 से 20 बल्कि 25 के करीब सीटें देख लें, जो हम 1000 से 2000 की रेंज में हारे हुए हैं। तो अगर RTS हमारे हक में बिठाया जाता तो 1000-2000 से इलेक्शन हारने की तुक नहीं बनती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आए, इन्होंने दूसरा एतराज लगाया कि जहांगीर तरीन के जहाजों पे बिठा के लाते थे। मेरे भाई कोई एक मिसाल दिखा दे। हम तो अपोजिशन में थे भाईजान, वो अपोजिशन में अगर कोई बंदा पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कौन सा लोटा बांध रहा है भाई, गवर्नमेंट को छोड़ के अपोजिशन की जमात में आ रहा है? और कौन सा सिटिंग है मैंने आपका MPA आया था, ये भी बता दें। जब इलेक्शन का टाइम आता है, कोई बंदा पार्टी छोड़ के इधर से उधर चला जाता है, उसको आप कैसे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में आके एक अपोजिशन का बंदा उठा के जबरी बंदूक की नोक पे उसको अगवा करके उसकी बहन, बीवी, बेटे, बच्चे को अगवा करके उससे वोट दिलवा दें और आपको उससे आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं? तो कम से कम अली गौहर बलोच साहब इंसाफ करें। उसके बाद आप आगे आए जी कि आप कह रहे हैं जी कि उमर अता बंदयाल अपनी मर्जी के मैच बनाता था। तो ये आपसे ज्यादा वैलिड है। मेरे मोहतरम भाई आप देखें, मैंने आपकी बातें बड़ी तहम्मुल से सुनी है। मुझे बताया कि काजी फाइज ईसा साहब मुकाबले का इम्तिहान पास करवाते हैं जजों से। और ये भी तो उन्हीं के वही 4 इनके बंदे हैं खास जिनको ये बनाते हैं। और फिर इससे भी थोड़ा आगे चले, मेरा सवाल डिफरेंट है मेरे भाई, उसका जवाब आप या देना नहीं चाहते या आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि जब पहले सारे सीनियरिटी की बेस पे लग रहे थे, काजी फाइज ईसा भी उसी सीनियरिटी की बेस पे लगे, आपके दौरे हुकूमत में लगे ना, आप उस वक्त आवाज उठाते नहीं भाई ये तरीकाकार ठीक नहीं है, 3 का पैनल बनना चाहिए। 3 का पैनल उसी वक्त क्यों बन रहा है कि जब मंसूर शाह की पारी आई है? अगर पिछले 15-20 साल से सीनियरिटी की बेस पे जजेस लग रहे हैं तो अगले भी आप मंसूर अली शाह को भी लगने दें। तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई और क्या सवाल किया इन्होंने, और क्या सवाल किया इन्होंने? हाँ, एक और बात, और वो ये कह रहे हैं कि अपने मनपसंद जजेस आप चाहते हैं, उनसे फिर अपने मनपसंद मेरे सवालों की बजाय आप एंकर साहिबा के जवाब में मेरे डोगर साहब मेरे सवालों के जवाब गलत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके दरमियान में बोलना नहीं चाह रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलत बयानी कर रहे हैं। सर आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आप मुझे कट नहीं कर रहे और आप बिल्कुल मेरे से डिसएग्री होने का राइट रखते हैं। सुने, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से समाप्त कर लीजिए, फिर हम आखिरी स्टांस अफजल शाह से। जी वो इन्होंने क्यों, वो तरीके साहब ने बनाया था, वो इन्होंने बनाया कि उसमें 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। और जब
इन्होंने देखा कि इनकी मर्जी की मैनिपुलेशन नहीं हो रही, इनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, तो क्योंकि इनके सहूलतकार हैं वो काजी फैज ईसा साहब और बकौल असद तूर के वो इस सारे सिस्टम के गारंटर हैं, तो उन्होंने क्या किया जी कि जब ये देखा कि इनकी मर्जी, इन्होंने फौरन एक सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया और उस सदारती आर्डिनेंस के जरिए इन्होंने कहा जी एक तो सीनियर होगा, दूसरा वो अपनी मर्जी से ले सकता है। तो मेरे भाई, आप आयन के साथ बलात्कार कर रहे हैं, आप आयन के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप आयन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए आपने पहले 8 फरवरी को हमारा मैंडेट लूटा बजौरे बंदूक, और आज आपने सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया बजौरे बंदूक। लेकिन मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि आपकी ये दोनों फतूहात आर्जी हैं। बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी शिकस्त होनी है। अवाम के अंदर आपकी रूट्स खत्म हो चुकी हैं, अवाम के पास आप जाने के काबिल नहीं रहे हैं। अगर अवाम के पास जाने के काबिल होते तो आप कभी फॉर्म 47 की ये नाजायज हुकूमत ना लेते। अगर आपके पास कोई इखलाकियात होती, कोई आईनी आपके पास कोई रास्ते होते, आप बार बार कह रहे हैं पार्लियामेंट जो कानून पास कर दे। और मेरे भाई, सबसे पहले तो इस खैर नाजायज हुकूमत के पास तो राइट ही नहीं, चले हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो क्या पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे कि जो हमारे चेरी ब्लॉसम है नाजायज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, ये तायात जवाब दे दिया है। अमजद शाह साहब, अदलिया पर नापसंद और पसंद का तासुर ये जाना आपकी 20 साल है, मान लेंगे हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। और ठीक है आमिर साहब, चीफ जस्टिस है, मान लेंगे। और मेरे भाई, पार्लियामेंट को इतने इख्तियारात भी नहीं होते कि जो मर्जी कानून बैठ के पास कर दे। सबसे बड़ी जो चीज है वो अवाम के हकूक़ है। तो फिर अमजद शाह साहब से बात करिए। जी अमजद साहब, बताइएगा कि अब जो आईनी तरमीम है इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? मेरा ख्याल है कि एंकर साहिबा को बात कर रही हैं, काफी अरसे से आप सुन नहीं रहे शायद उनकी बात। क्यों नहीं मानेगा? अब आप बात करें। अमजद साहब, यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ये जो बड़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और फिर दोनों तरफ से जो हम देख रहे हैं कि जुमलेबाजी हो रही है कि पसंद के जजेस, नापसंद के जजेस, इस तासुर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? मुझसे मेरे ख्याल, अब मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता देता हूं कि ये जजेस आयशा मलिक, मुनीब साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, ये बाकी जो जजेस हैं, इन जजेस को जब लाया गया पिछली रजीम में, फैज हमीद साहब एंड इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, तो इन लोगों ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया था सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके। बार ने इस पर एतराज किया, हमने हड़ताल की, हमने एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद ये किसी को 6 नंबर से, किसी को 12वें नंबर से, किसी को 30वें नंबर से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में भरा गया था। फाइनल कमेंट कर दें, टाइम खत्म हो गया। इनको भरा गया था। आज जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली रजीम चेंज का झगड़ा है। अब इसमें दोनों मेरे पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले काबिल एहतराम मेहमान जो है, अगर आप देखें तो जो कुछ इस वक्त आमिर डोगर साहब इल्जामात लगा रहे हैं, सारा काम इन्होंने खुद उन 4 सालों में किया है। जो आज उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, यही इल्जाम नून लीग वाले लगाया करते थे पीटीआई पर कि हमारा बंदा उठा लिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अगर ठीक हो जाए ना, ये इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए, तो इस हमारा तो कोई मसला ही ना रहे। हम लोगों को तो सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमजद साहब। सियासतदानों को अब आवाम के लिए मुखलिस होने की जरूरत है। अपने जाती मफाद से निकलकर कुछ आवाम के मसाइल को सोचा जाए तो फिर हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।